हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑन वेव ऑप्टिक्स। आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, जिसको शॉर्ट में हम YDSE भी बोलेंगे। और ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है ये किसके लिए हम परफॉर्म करते हैं? टू ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो, इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने इंटरफेरेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, ये सारे डिटेल्स में देख ली थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर मैं इन्हें शॉर्ट रिवाइज करूँ कि एक इंटरफेरेंस क्या है तो हम क्या बोल सकते हैं। देखो, मान लो मेरे पास इस तरीके से दो लाइट वेव है। दिस इज फर्स्ट लाइट वेव एंड लेट्स से दिस इज अनदर लाइट वेव, और ये कहीं तो इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। अब ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर ये दो लाइट वेव आकर मिलेंगी, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। हमने समझा था कि अगर इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइडेड विद क्रेस्ट ऑफ अनदर और ट्रफ ऑफ वन वेव कोइंसाइडेड विद द ट्रफ ऑफ अनदर, तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जिसे हम आई मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है मतलब लाइट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलेगा। अगर इसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत मिनिमम देखने को मिलती है। उसमें भी अगर दोनों लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर एग्जैक्टली सेम है तो इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी उस पॉइंट पर क्या होता है, जीरो होता है। इसके साथ ही हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर किसी पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है, मतलब दो वेव्स जब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो रही है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है ना तो वो कंस्ट्रक्टिव के लिए है ना ही डिस्ट्रक्टिव के लिए है, इन बिटवीन है, तो वहाँ पर हमें लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी सी देखने को मिलती है, लेकिन वो मैक्सिमम भी नहीं होती और वो जीरो भी नहीं होती। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम समझेंगे। फिलहाल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था ये हमें समझना था। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखा है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, मैंने कहा इंटेंसिटी क्या है भैया, मैक्सिमम है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी, तो उस समय जहां पर दो लाइट वेव्स आकर इंटरफेयर करेंगे उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ n लैम्बडा। अगर मैं n की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो वो क्या हो सकती है, राइट फ्रॉम 0 0 1 2 3 ऐसी n की वैल्यूज होती है। अगर फेज डिफरेंस की बात करें, जिसको अगर मैं फाई से लिखता हूं तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2πn के टर्म्स में फेज डिफरेंस आता है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम मिलती है, और जो दो लाइट वेव इंटरफेयर करेंगे अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है, मान लीजिए A1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू A2, तो आप देखोगे कि रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी जीरो होता है और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी। साथ में हमने ये समझा था कि जो डेल्टा एल दैट इज पाथ डिफरेंस की कंडीशन है फॉर दोज टू वेव्स विच आर मीटिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, ये कितना होता है, दिस इज ट्वाइस ऑफ n माइनस वन इंटू लैम्बडा बाय टू। तो हो सकता है लोवेस्ट टू लोवेस्ट पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय टू हो, फिर 3 लैम्बडा बाय टू, देन 5 लैम्बडा बाय टू, 7 लैम्बडा बाय टू, ऐसी कंडीशंस आती है। और इसके लिए हमने जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लिया था ट्वाइस ऑफ n माइनस वन लैम्बडा बाय टू, जिसमें जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 0 नहीं लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, विच इज n माइनस वन बाई टू इंटू लैम्बडा, उसको भी हमने डिस्कस किया था। अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो क्या आया था, दैट वॉज ट्वाइस ऑफ n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमने कल के लेक्चर में डिस्कस करी थी, आप उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं, सो दैट इंटरफेरेंस जो फिनोमिना है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, कौन सी चीज़ें जो है इसमें काम करती है। तो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो जो मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई है, उसमें ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज अ लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से क्या होंगे, लाइट की जो वेव्स है वो आगे की दिशा में प्रोपागेट होंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक ओपेक मीडियम है। ओपेक मतलब कोई एक मान लीजिए शीट है कार्डबोर्ड की तरह, जो परफेक्टली ओपेक है, लाइट को इसके अंदर से, इस शीट से डायरेक्टली लाइट पास नहीं हो सकता है। इसी पर्टिकुलर शीट में या आप कह लीजिए कार्डबोर्ड जैसी शीट में हमने क्या किए हैं, दो स्लिट्स बनाए हैं। अब ये स्लिट्स क्या होते हैं, तो स्लिट्स आर बेसिकली जस्ट अ स्मॉल ओपनिंग, or we can say a very thin opening through which light can
पेनिट्रेट। तो जैसे आपने मान लीजिए एक आध आपके पास कोई पेपर है, उस पर आप रेजर ब्लेड से ऐसे दो कट्स बना देंगे ना, तो ये कट्स इतने फाइन होते हैं कि अपने आंखों से तो दिखाई भी नहीं देते। और अगर आपको इन कट्स को चेक करना है तो आप क्या करते हो, किसी भी लाइट सोर्स के आगे ऐसा अगर पेपर को रखोगे तो उन पर्टिकुलर कट्स से, इन पर्टिकुलर कट्स से आप देखोगे कि लाइट जो है वो पास हो पा रही है। ये जो कट्स है इन्हीं को हम बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं? स्लिट। तो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम S1 और S2 जो है ना, दीज आर द स्लिट्स विच आर हैविंग वेरी वेरी नैरो विड्थ। वो बहुत ही छोटी विड्थ होती है, इतनी छोटी कि आंखों से अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो दिख भी नहीं पाएगा, आपको लगेगा कि वहाँ पे बस एक प्लेन पेपर है, कोई कट है ही नहीं। फिलहाल मान लो कि हमने यहाँ पर क्या किए हैं, दो स्लिट्स बनाए हैं, दो कट्स बनाए हैं, जिनको नाम दिया है स्लिट S1 एंड स्लिट S2। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी रख दूं तो ये स्मॉल डी कितना होता है, तो नियरली 0.05 mm, 0.005 mm वगैरह, इतना छोटा होता है। फिर ये जो पर्टिकुलर आपका कार्डबोर्ड है, या आप अब आप कह लेते हैं जो स्लिट है, दिस स्लिट अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट। तो इन स्लिट से क्या होता है, लाइट पास करता है। नाउ इफ यू सी केयरफुली द स्ट्रक्चर ऑफ स्लिट, तो जैसे मैंने कहा था ये स्लिट इतनी नैरो है, इतना कम उसमें डिस्टेंस है कि यहाँ से जब लाइट पास होगा ना तो आपको लगेगा कि एक पतली सी बीम जो है लाइट की वो आगे जा रही है। इसमें अगर मैं वेव फ्रंट्स की टर्म में बात करूं और मान लीजिए कोई प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट पर अगर अप्रोच होता, तो हम जानते हैं ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट्स एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो हम इस स्लिट को इतना नैरो मानते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंगल जो है वही सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट जो है, जिसको हम पॉइंट सोर्स भी बोलते हैं, वो लीनियरली अरेंज्ड है। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है ना वेव फ्रंट के, विच आर एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो इस पूरे स्लिट में एक लीनियर अरेंजमेंट दिखेगी आपको उन पॉइंट सोर्सेस की, जिसके कारण ये जो स्लिट्स है दे विल एक्ट एज अ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। जैसे ट्यूबलाइट वगैरह होता है उस टाइप का लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। और फिर इन लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से जो पर्टिकुलर लाइट वेव्स है जो जो आगे की तरफ पेनिट्रेट करेंगे और आपकी स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर ओपेक सब्सटेंस या फिर ओपेक शीट के आगे मैंने एक बड़ी सी स्क्रीन होल्ड करके रखी है। ये जो स्क्रीन होती है ये काफ़ी बड़ी है, और जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन होता है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी लार्ज। इफ सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज 0.05 mm, in that case distance between this slit and the screen could be in terms of meters। हो सकता है वो 1.5 मीटर्स, 2 मीटर्स, 1 मीटर्स इतना बड़ा रहे। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया आ रहा होगा। इफ आई से डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्लिट्स इज स्मॉल डी, देन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन वुड बी कैपिटल डी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कैपिटल डी वुड बी से 1.5 mm और 2 mm, इतना बड़ा होगा। तो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी कितना हो सकता है, वो 0.05 mm, 0.5 mm, 0.2 mm वगैरह इतना छोटा हो सकता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, ये जो हमारे स्लिट्स है दे विल एक्ट एज अ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। और हम जानते हैं लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से जब वेव आगे प्रोपेगेट करती है तो वो कौन से वेव फ्रंट्स के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। तो ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे, मान लीजिए इस तरीके से ऐसे दो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होंगे जो आगे ऐसे ट्रैवल करते जाएंगे। नाउ इफ यू सी देम फ्रॉम अबव यू कुड सी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपको वेव फ्रंट्स दिखेंगे, जो सिलेंडर का ही पार्ट है, बट फ्रॉम लुकिंग अबव दोज विल लुक लाइक अ सर्कल्स। ठीक, तो ये हमें समझ लेना है कि जब मैं अगर वेव फ्रंट दिखा रहा हूँ फ्रॉम टॉप, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मैं कैसे दिखाऊंगा, सर्कल के फॉर्म में दिखाऊंगा। दूसरी चीज, जब ये वेव फ्रंट्स आगे जाते हैं तो ये क्या होता है, ये दोनों स्लिट्स के वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है। आगे आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर हमारा कार्डबोर्ड शीट था, ओपेक शीट था, उसके सीधा आगे सेंटर में आप देखोगे कि आपको एक बड़ी सी ऐसी ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, जो हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर क्या होगा, जो लाइट वेव्स आई होंगी
इन दो पर्टिकुलर स्लिट से उनके बीच में पाथ डिफरेंस जीरो होगा। जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो हम लोग जानते हैं फेज डिफरेंस भी जीरो होता है और वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो बिकॉज बोथ द लाइट वेव विल हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, वी विल बी सीइंग अ ब्राइट लाइट हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड दैट इज नोन एज ब्राइट फ्रिंज। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के दोनों ही साइड में आप देखोगे कि यू विल बी ऑब्जर्विंग अ डार्क फ्रिंज वेयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज जीरो। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो स्लिट्स है ना, ये पर्टिकुलर स्लिट्स विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होगी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, और यहाँ इस केस में जो लाइट वेव्स आ रही है उनकी एम्पलीट्यूड भी सेम होगी। और सेम एम्पलीट्यूड वाले वेव्स अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हुए देखोगे तो आप इतना तो समझ ही लोगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट वेव की वो जीरो हो जाएगी। जब इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी तो यू विल बी एबल टू सी डार्क फ्रिंज हियर। देन अगेन उनके साइड में आप देखोगे तो यू विल बी सीइंग अ ब्राइट फ्रिंज। जैसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी वैसी ही ब्राइट फ्रिंज, बिल्कुल उतने ही लाइट के इंटेंसिटी की आप यहाँ पे देख पाओगे। और फिर अल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो इस सेंट्रल फ्रिंज के दोनों साइड में फॉर्म होते हैं। अब ये एक्चुअली जो सेटअप है, दिस सेटअप इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, कैसे फ्रिंजेस फॉर्म होती है, इन फ्रिंजेस की विड्थ को कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये जो सेंट्रल फ्रिंज है जो स्क्रीन के सेंटर में फॉर्म हुई है उसे मैं कहूँगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद जो पहली डार्क फ्रिंज आप देख रहे हो उसे हम लिखेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सो दैट वुड बी सेकंड डार्क फ्रिंज। और वैसे ही दोनों ही साइड में देखिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर सेकंड डार्क फ्रिंज, फिर इस तरीके से थर्ड डार्क फ्रिंज, है ना। सो दैट वुड बी अगेन थर्ड डार्क फ्रिंज, हियर इट इज फोर्थ डार्क फ्रिंज। तो इस तरीके से रिस्पेक्टिव डार्क फ्रिंज भी बनेंगे। और रही बात ब्राइट फ्रिंज की, तो ध्यान में देखना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को छोड़ के ये जो फ्रिंजेस आप देख रहे हो ऑन आइदर साइड, तो एक साइड मान लीजिए ये होगी अब मेरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सो दिस वुड बी माय फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, दिस वुड बी सेकंड ब्राइट फ्रिंज, दिस वुड बी थर्ड ब्राइट फ्रिंज। वैसे ही ऑन दिस साइड दिस वुड बी फर्स्ट ब्राइट, दिस इज सेकंड ब्राइट, दिस इज माय थर्ड ब्राइट। तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आप देखोगे ऑन बोथ साइड ऑफ द स्क्रीन। रही बात विड्थ ऑफ द फ्रिंज की, तो यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे मेजर की जाती है विड्थ ऑफ अ फ्रिंज। तो अगर मान लो मुझे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मेजर करनी है तो एक्चुअली विड्थ ऐसे मेजर करते हैं। सपोज इस ब्राइट फ्रिंज की मुझे विड्थ मेजर करनी है, सो आई विल बी मेजरिंग द विड्थ बिटवीन टू डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो ये है सेंटर ऑफ स्क्रीन। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मान लीजिए ये मेरी सेकंड वाली डार्क फ्रिंज है। सेकंड डार्क फ्रिंज से अगर पहले डार्क फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं माइनस कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस, देखो बहुत ध्यान से समझो। सपोज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, लेट्स से दिस इज y2, और पहला जो डार्क फ्रिंज है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज लेट्स से y1। तो व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई सब्सट्रैक्ट y1 फ्रॉम द y2 आई वुड बी गेटिंग विड्थ ऑफ वन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। अब आपको लगेगा कि सर ब्राइट फ्रिंज तो बहुत छोटी सी थी, फिर आपने ये डिस्टेंस क्यों काउंट किया है। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जब मैं इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखा रहा था तो मैंने बड़े ही डिस्टिंक्टिव वे में अलग अलग आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज दिखाए हैं। बट इन रियलिटी जब आप इन फ्रिंज को ऑब्जर्व करोगे तो ये थोड़ा सा फ्यूज्ड रहता है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगी और इस पॉइंट पर सबसे कम होगी, अगेन इस पॉइंट पर सबसे कम होगी। तो जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम है वहाँ से लेकर के तो लाइट की इंटेंसिटी जहाँ सबसे ज़्यादा है, मतलब इस ब्राइट फ्रिंज के सेंटर तक,
उतने डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ अ फ्रिंज बोलते हैं। और हमें और एक चीज याद रखनी है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एज वेल। तो मतलब अगर इस डार्क फ्रिंज की मुझे विड्थ पता करनी होगी तो वो उतनी ही होगी जितनी ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ होती है। और यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितने भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हम ड्रॉ करते हैं सभी की विड्थ इक्वल होती है। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होगी वही उसके डार्क फ्रिंज की भी विड्थ होगी, वही उसके बाकी के ब्राइट फ्रिंज की भी विड्थ होगी। तो विड्थ ऑफ ईच एंड एवरी फ्रिंज इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सेम। दूसरी और एक चीज, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी जो होती है वो सेम होती है, ठीक। और वैसे ही हर डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी 0 है, ऐसा हम मान लेते हैं। आगे हम एक्चुअली में कैलकुलेट करेंगे कि कैसे फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है, कैसे लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट वेरियस पोजीशन। उसमें भी इंटरफेरेंस के कारण जो इंटेंसिटी बदलती रहती है लाइट की एट वेरियस पॉइंट, उसके लिए मैं एक सेकंड अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ, तो ये चीज़ें और भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। हम क्या करते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक होता है आपका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से लाइट वेव जो होती है वो इस शीट पर आएंगी। ये ओपेक शीट है तो लाइट डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 स्लिट्स बनाए हैं जहाँ पर लाइट का वेव फ्रंट जब इन स्लिट्स पर आएगा तो दिस स्लिट्स विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट और लीनियर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, जिसके कारण सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो आगे की दिशा में पेनिट्रेट होंगे, प्रोपैगेट होंगे। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरफेरेंस कॉज करते हैं, जिसके कारण स्क्रीन पर आप देखोगे कि सेंटर में आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, उसके दोनों साइड में अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनते जाते हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फिर जितने भी ब्राइट फ्रिंज है वहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होता है, जिसके कारण मैक्सिमम ब्राइटनेस आप देख सकते हो लाइट की। और जो डार्क फ्रिंजेस है वहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि जो लाइट वेव्स है कमिंग आउट ऑफ दिस स्लिट्स दे विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दैट्स व्हाई इंटेंसिटी विल बिकम 0। सेकेंडली मैंने बोला था द विड्थ ऑफ ऑल द फ्रिंजेस आर इक्वल, द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो है वो सभी सेम रहेगी। दूसरी चीज, अगर आपको विड्थ कैलकुलेट करनी है, अगर मान लीजिए मुझे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कैलकुलेट करनी है तो आई विल बी कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। फॉर एग्जांपल ये सेकंड डार्क फ्रिंज और फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इनका डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम सेंटर, और उनके डिस्टेंसेस का जब डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल बी माय फ्रिंज विड्थ, जिसको W से हम मेंशन करेंगे। उसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ डार्क फ्रिंज की विड्थ कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है उसका डिस्टेंस मेजर करूंगा फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, और उस डिस्टेंस में से उसके पहली की जो ब्राइट फ्रिंज थी उसके डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा। सो आई विल बी गेटिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज विच विल एक्ट एज अ विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। और पहले भी मैंने बोला है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल ऑलवेज रिमेन सेम। इतनी सारी चीजें है। Distance between these two slits will be small d, which is very less, whereas distance between this slit and the screen would be large in terms of meters, and that would be कैपिटल D here। चलो अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम स्कीमेटिक वे में ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कैसे सेंटर में ब्राइट फ्रिंज और अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होने वाली है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जैसे मैंने बोला, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइट का सोर्स ले रहा हूँ। सो सपोज दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट हियर। हो सकता है वो एक पॉइंट सोर्स हो। अब ये जो पॉइंट सोर्स है इसके कारण जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कैसे वेव फ्रंट्स बनेंगे, ऑब्वियसली स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ऐसे स्पेरिकल वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। सपोज दीज आर 2 स्पेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक। चलो इस तरीके से 2 स्पेरिकल वेव फ्रंट है मेरे पास। आगे हमारे पास ऐसी स्लिट है। सो स्लिट के जो ओपेक साइड है उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट स्लिट एंड लेट्स से दिस इज माय सेकंड स्लिट, ठीक। हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं उस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड शीट का, और जो स्लिट्स है दोज स्लिट्स विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक ही सेकेंडरी सोर्स देखने को मिलेगा। सो दिस इज S1, दिस इज S1, दिस इज S2। तो ये 2 स्लिट है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे देखो, दिस वॉज स्लिट, आई एम लुकिंग फ्रॉम
टॉप पोजीशन, और मैं अगर इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन करके निकाल कर दिखाता तो ये जो पार्ट है ये मुझे ओपेक दिखेगा, ये पार्ट भी ओपेक दिखेगा, ये पार्ट भी ओपेक दिखेगा, लेकिन इनके बीच के जो स्लिट्स है वहाँ से क्या होगी, लाइट पेनिट्रेट ज़रूर करेगी। तो ये वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बोली थी कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट सोर्सेस होते हैं हम मान लेंगे कि ये स्लिट इतनी नैरो है कि सिंगल सिंगल पॉइंट सोर्स है जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा। तो टॉप से देखने से मुझे एक ही सोर्स दोनों ही स्लिट पर दिखाई देगा, बट उसके नीचे बीनीथ ऑफ इट देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस, ठीक। चलो एक्चुअल में पता है क्या, एक्चुअल में जब हम ये स्लिट लेंगे तो इन रियलिटी ऐसे होता है कि इस पर्टिकुलर स्लिट में जितने भी पॉइंट्स है देयर आर एक्चुअली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट सोर्सेस। बट हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करते समय क्या है, ये एक लिमिटेशन है कि हम इतने सारे सोर्सेस को लेकर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे इस फिनोमिना को, इसलिए हम मानते हैं कि वी हैव ओनली 2 पॉइंट सोर्सेस प्रेजेंट इन बिटवीन द स्लिट्स एंड दिस स्लिट्स विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। चल नाउ लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्लिट्स इज स्मॉल डी। अब होगा क्या, यहाँ इस पर्टिकुलर लाइट सोर्स से जब वेव फ्रंट्स आएंगे तो वो इस तरीके से आएंगे और ये वेव फ्रंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड के पास आएंगे। तो आप देखोगे कि जो बीच का ओपेक सेक्शन है वहां से तो लाइट पास नहीं होगा, तो वेव फ्रंट के ये जो पर्टिकुलर पार्ट है स्पेरिकल वाला, ये लेकिन इस स्लिट पर आएगा। तो वी कैन से दिस 2 पॉइंट्स विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हियर। या फिर और एक अच्छा वे है इसको समझने का, मान लो पॉइंट सोर्स था ही मेरे पास जिसने स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाया, तो इसके आगे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ। हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या कर लेता है, स्पेरिकल जो वेवफ्रंट्स होते हैं उन्हें प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट करवा देता है। तो इस तरीके से मान लो प्लेन वेवफ्रंट्स आगे चले होंगे, लाइक दिस प्लेन वेवफ्रंट्स आगे आए, और वोन वेवफ्रंट में से जब प्लेन वेवफ्रंट उस पर्टिकुलर स्लिट पर आएगा तो स्लिट पर आते ही उस पर्टिकुलर प्लेन वेवफ्रंट का सिर्फ वही पार्ट आगे बढ़ पाएगा जो कहाँ है, इस पर्टिकुलर स्लिट पर है। बाकी तो क्या है, ओपेक होने के कारण वेवफ्रंट्स आगे जा नहीं पाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब जैसे मैंने कहा द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज टेकन एज स्मॉल डी, तो इसे मैं फिलहाल मिटा देता हूँ एंड आई एम टेकिंग डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट एज स्मॉल डी हियर। तो distance between the slit is small d. This is slit S1, that is slit S2, ठीक। चलो थोड़ी दूरी पर हम रख रहे हैं हमारी स्क्रीन, दिस इज माय स्क्रीन। हम एक और काम कर लेते हैं, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास 2 स्लिट है ना, ठीक है, इनके बीच में और एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं विच विल एक्ट एज अ मिड पॉइंट बिटवीन दिस 2 स्लिट्स। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, स्कीमेटिक को इजी बनाने के लिए, ये जो मैंने ओपेक वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखे हैं इनकी जगह मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, ओपेक लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा ईजी लगे। तो लो, ये पहले स्लिट के ऊपर का हिस्सा, देन दिस इज मिडल पार्ट एंड देन दिस इज द अनदर पार्ट, ठीक। उनके बीच है हमारे 2 लाइट सोर्सेस लाइक दिस इज S1, दिस इज S2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। चलो जैसे मैंने बोला है इन 2 स्लिट्स के बीच का जो मिड पॉइंट है वहाँ से हम एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल एक्सिस, और ये जो पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सिस है दिस रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ स्क्रीन एज वेल। देखो यहाँ पे ये सेंट्रल एक्सिस है और इसी के आगे इस स्क्रीन का भी सेंटर है, ठीक। चलो इस तरीके से नाउ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज टेकन एज कैपिटल डी। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन आई एम टेकिंग दिस एज कैपिटल डी। दूसरी एक चीज आपको नोटिस करके रखने हैं, दिस कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी, ठीक। चलो अब देखो फ्रिंजेस कैसे फॉर्म होते हैं। तो मैंने कहा ये जो पर्टिकुलर 2 स्लिट्स है दोज विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग देयर
वेव फ्रंट्स। वैसे तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स आगे प्रोपेगेट करेंगे, लेकिन ऊपर से देखने पर दोज वेव फ्रंट्स विल लुक लाइक सर्कल टू मी। अब देखो, मैंने कहा था आपसे, जब मैंने वेव फ्रंट्स क्या है उसे समझाने की कोशिश की थी, उस समय हमने एक चीज नोटिस की थी। क्या था वो? कि अगर मेरे पास इसी तरीके से कोई पानी का सरफेस है और उस पानी के सरफेस पर जब डिस्टरबेंस कॉज होता है तो उसके कारण क्या है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं। जो अगर मैं लोकस ले लूँ सारे क्रेस्ट का एट वन इंस्टेंस ऑफ टाइम, तो वो मुझे सर्कल दिखेगा। उसी तरीके से सारे जो ट्रफ्स है वेव के कारण बने हुए, उनका अगर मैं लोकस लेता हूँ तो भी मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक सर्कल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्रेस्ट के कारण जो लोकस बन रहे हैं उसे मैं डार्क सर्कल से दिखा रहा हूँ, और जो ट्रफ के कारण लोकस बने होंगे उसे मैं डॉटेड सर्कल से दिखा रहा हूं इस तरीके से। फिर क्या होगा, फिर से एक बार क्रेस्ट बनेगा इस तरीके से जो आगे ट्रैवल कर रहा है। तो दिस इज अनदर वेव फ्रंट फॉर्म बाय क्रेस्ट, एंड सिमिलरली देयर वुड बी अनदर वेव फ्रंट फॉर्म बाय ट्रफ। तो ऊपर से देखने पर ये सारे के सारे मुझे सर्कुलर वेव फ्रंट जैसे दिखाई दे रहे हैं। यही स्ट्रक्चर हम यहाँ इस डायग्राम में भी अडॉप्ट करेंगे। जब एक्चुअली S1 और S2 से वेव फ्रंट्स आगे बढ़ेंगे, उनमें से कुछ क्रेस्ट पर फॉर्म हुए होंगे और कुछ ट्रफ पर फॉर्म हुए होंगे। तो जो क्रेस्ट पर वेव फ्रंट्स बने हैं उन्हें मैं डार्क या विदाउट एनी गैप वाले लाइन से, कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो ट्रफ से बने होंगे उन्हें मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ वेव फ्रंट्स ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन वेव फ्रंट्स को मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो S1 से एक वेव फ्रंट निकला है और एक पर्टिकुलर टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया है। फिर उसके आगे जो होगा वो ट्रफ होगा। सो ट्रफ को मैं ऐसे डॉटेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक। फिर एक बार क्रेस्ट होगा इस तरीके से, ठीक। फिर ट्रफ, हालांकि ये सिलिंड्रिकल नहीं दिख रहे हैं पर हम मान लेंगे, चलो। दिस इज अगेन क्रेस्ट, अगेन ट्रफ, अगेन क्रेस्ट। दीज आर ऑल वेव फ्रंट्स, ठीक। इतने काफ़ी है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। वैसे देखोगे तो और आगे तक ऐसे 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 ये जो वेव फ्रंट्स है ये बनेंगे और कहाँ तक जाएंगे, हमारे स्क्रीन तक जाएंगे। वैसे ही अब ये जो सेकेंडरी सोर्स है S2, वहाँ पर भी हम क्या बना लेते हैं, कुछ सर्टन नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ से जो वेव फ्रंट्स बने हैं उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, विच आफ्टर लुकिंग फ्रॉम टॉप लुक्स लाइक अ सर्कल टू मी। तो लेट्स ड्रॉ इट हियर। तो सपोज this is first crest, then we have trough here, this is trough, again crest, again trough, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर ली है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पर यहाँ तक हमारा जो पर्टिकुलर वेव फ्रंट्स है वो ट्रैवल हो चुका है, ऐसे मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो ऐसा एनवलप लेता ना इन स्पेरिकल वेव फ्रंट्स का, तो भी मुझे क्या मिल जाता है, एक नया प्लेन वेव फ्रंट मिल जाता। फिलहाल हम यहीं पे रुक जाते हैं। अब देखो ध्यान से, हमने समझा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। जहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड होगी वो सारे पॉइंट्स, और ट्रफ ट्रफ के साथ कोइंसाइड होगी वो सारे पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, ब्राइट कलर की आपको
फ्रिंज देखने को मिलेगी कलर की। लेकिन वहीं पे अगर आप क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरफेरेंस देखोगे या ट्रफ एंड क्रेस्ट का इंटरफेरेंस देखोगे इन बिटवीन टू डिफरेंट वेव्स, देयर बाय यू विल बी सीइंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। चूंकि यहाँ पे ये जो दोनों सेकेंडरी सोर्सेस है वो एक ही वेव फ्रंट से बने हैं, इसलिए दिस टू सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस एज वेल एज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और साथ ही एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों वेव का सेम ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मार्क कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल रहा है। जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा उसे मैं रेड कलर से मार्क करते जाऊंगा, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर हम ब्लू कलर से मार्क करेंगे। तो सपोज एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे देखो दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर दिस इज वन क्रेस्ट, दिस इज अनदर क्रेस्ट। क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड हुई है। यहाँ पे देखो ट्रफ ट्रफ के साथ कोइंसाइड हुआ है, फिर अगेन क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ, अगेन क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ, फिर ट्रफ ट्रफ के साथ आगे ऐसा होता, फिर अगेन क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ ऐसे होता। तो ये जो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट्स विल गिव मी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मगर मतलब यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन लेकर आता तो इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता। जितने भी लाइट वेव्स कहाँ से आ रहे होंगे, इन पर्टिकुलर दोनों सेकेंडरी सोर्सेज से आ रहे होंगे, तो दे विल गिव मी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर, किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन लेकर आता तो। वैसे और भी कई जगह है, देखिए यहाँ पे ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, अगेन ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, फिर आगे भी चलता तो ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ऐसे क्या मिलते मुझे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट मिलते। तो इन्हें मैं हम हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव, अगेन कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। सिमिलरली हियर ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, फिर आगे भी इसी तरीके से चलता ये, और दिस वुड हैव बीन द पाथ ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पे फिर से ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ, देन दिस इज क्रेस्ट, अगेन इसी तरीके से आगे ये चलते रहता। फिर और देख लीजिए पॉइंट्स, हियर इट इज क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, फिर आगे ऐसे जाता, ठीक कुछ इस तरीके से। और हमें पूरे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे भी क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, फिर आगे ऐसा ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, इस तरीके से ये चलते रहता। ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं और एक उनसे लाइन बनाऊं, तो देखो स्क्रीन पर यहाँ इस पॉइंट पर मुझे, स्क्रीन पर इस पॉइंट पर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता, मतलब ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती। सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज है ही, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जब दो वेव्स में पाथ डिफरेंस नहीं होता तो वहां पे तो 100% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इफ आई से लाइट वेव कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 दे हैव रीच्ड द पाथ एट पॉइंट O से, अगर मैं इस पॉइंट को O या O डैश कुछ भी नाम दे दूं, तो यहाँ तक जब दो लाइट रेज या लाइट वेव पहुंचेंगी तो उनके बीच में बिल्कुल भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ द स्क्रीन इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमेशा और हमेशा ही ऑलवेज वी विल बी गेटिंग ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इसलिए हम इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या B0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में अलग अलग पॉइंट पर आप देखोगे कि आपको अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। देखिए सेंट्रल ब्राइट के बाद इस पर्टिकुलर पाथ से आगे सेंट्रल ब्राइट के बाद जो पहली ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वो हमें इस पॉइंट पर मिल रही है। यहाँ पर भी देखोगे कि सेंट्रल ब्राइट के बाद ऑन दी आइदर साइड हमें जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वो यहाँ पे कहीं तो मिलेगी, फिर सेकंड जो है वो इधर कहीं तो मिलेगी। ऐसे फिलहाल मैं उसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। व्हेन वी विल ज्वाइनिंग देम लाइक दिस वी विल बी गेटिंग अनदर ब्राइट फ्रिंज एट दी स्क्रीन। यहाँ पर भी वैसे ही, ठीक कुछ ऐसे। चलेगा। नाउ अब जिस तरीके से हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस को समझा, वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी देख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एक क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से कोइंसाइड होगा। तो चलो देख लो, यहाँ पे देखो, इफ यू कैन सी हियर क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइडिंग विद द ट्रफ ऑफ अनदर।
यहाँ पर भी क्रेस्ट ऑफ वन कोइंसाइडिंग विद ट्रफ ऑफ अनदर क्रेस्ट ऑफ वन, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, तो हो सकता है आगे भी ऐसे होते रहता। इधर देखो क्रेस्ट ऑफ वन कोइंसाइडिंग विद ट्रफ ऑफ अनदर, यहाँ पे भी वैसे ही है, लाइक दिस। ठीक, फिर यहाँ पे भी देखो क्रेस्ट ऑफ वन ट्रफ ऑफ वन ऐसे चल रहा है, तो ये भी आगे अगर बढ़ता तो इस तरीके से बढ़ते ही जाता यहाँ पे, लाइक दिस, है ना। तो ये इस तरीके से चलते रहता आगे की दिशा में। यहाँ पे भी हम इस साइड भी मार्क कर लेते हैं। तो जो ब्लू पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं दोज रिप्रेजेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ दैट विल गिव मी अ डार्क फ्रिंज बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी 0 ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो let's say I'm joining these 2 points here like this। तो ये जो पॉइंट है ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट है ना स्क्रीन पे, यहाँ पर हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। ऊपर यहाँ ब्राइट, यहाँ पे भी ब्राइट, वैसे ही यहाँ नीचे आते हैं। तो अगेन हियर आई वुड बी गेटिंग अगेन अ डार्क फ्रिंज हियर, यहाँ इस पॉइंट पे डार्क। सो सेंट्रल में ब्राइट, डार्क, अगेन ब्राइट, डार्क, अगेन ब्राइट। इधर लौट कर आते हैं इस साइड में, तो देखो ऐसे ऐसे, दिस वुड बी इस तरीके से। अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगा तो दिस वुड बी डार्क फ्रिंज फॉर श्योर। ठीक, यहाँ पे देखो इसको भी अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक, को भी अगर ज्वाइन करूँगा तो एक डार्क फ्रिंज ऐसी देखने को मिलेगी। ठीक है, और अल्टरनेटिवली जैसे मैंने पहले भी कहा, इसके बाद फिर से एक डार्क फ्रिंज देन ब्राइट, यहाँ पर भी नीचे डार्क एंड देन ब्राइट, इस तरीके के फ्रिंजेस देखने को मिलती है। अब अगर मैं इनको नाम दे दूँ तो जो सेंट्रल वाली फ्रिंज है, ये सेंट्रल एक्सिस के जस्ट अगेंस्ट है, वो है हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जिसे हम बी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज बी नॉट एंड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन हियर, क्या the waves coming from slit S1 and S2 will have no path difference at all at B point, that's why B naught will be a central bright fringe for always। ठीक है, हमेशा। फिर देखो इसके बाद जो ब्लू कलर वाले फ्रिंजेस है उन्हें डार्क एंड रेड कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो ब्राइट। सो दिस वुड बी माय फर्स्ट D1, that is first dark fringe। this would be second dark fringe, that would be first bright fringe after central bright fringe, and this would be सेकंड नंबर का ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली इधर भी आ जाते हैं तो वैसे ही लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट ब्राइट, दिस इज सेकंड ब्राइट एंड डार्क लाइक दिस, दिस इज D1, दिस इज D2। ठीक है, अब और एक चीज जो हम यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस बिटवीन two successive dark fringe, distance between these two successive dark fringe will give me the value of width of bright fringe। So that would be width of, yes, that would be width of bright fringe, and distance between any two successive bright fringe, मतलब अगर आप B1 और B0 के बीच का डिस्टेंस देखो या B2 और B1 के बीच का डिस्टेंस देखो, यू विल बी गेटिंग विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पज में इसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दिस इज B0, दिस इज B1। ठीक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम विल गिव मी द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन हमें क्या याद रखना है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। याद रहेगा आपको, इसको हम प्रूव भी करेंगे लगे तो, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये एक्चुअली अगर आप एक्सपेरिमेंटल करोगे ना फिजिक्स के लैब में, कोई अगर सोफिस्टिकेटेड लैब है, तो दिस फिनोमिना इज वेरी इजी टू ऑब्जर्व। चलेगा नाउ, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए क्या टास्क है। नाउ द नेक्स्ट टास्क फॉर अस
कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए, कंडीशन फॉर फाइंडिंग ब्राइट एंड डार्क का मतलब होता है कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम पर तो हमेशा ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इसकी कंडीशन क्या है? तो कंडीशन तो एक ही है भैया, पाथ डिफरेंस वाली। मतलब अगर किसी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एन लैम्बडा रहा तो 100% वहां पर वो ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। अगर मैं कहूँ कि पाथ डिफरेंस है 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, देन वो थर्ड नंबर की ब्राइट फ्रिंज होगी। अगर मैं कहूँ पाथ डिफरेंस है 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, कितने टाइम्स ऑफ? 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, तो वो फोर्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज होगी। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर आपको पाथ डिफरेंस इस टर्म में मिल रहा है ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, इस फॉर्म में अगर पाथ डिफरेंस मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज मिलेगी। यहाँ पर एन की जो वैल्यू होती है ये 1 2 3 ऐसी आप रख सकते हो। तो अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूँ, मतलब सेकंड नंबर के डार्क फ्रिंज की अगर बात चल रही है, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 लैम्बडा बाई 2। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा बाई 2 आ रहा है from the light waves reaching from source S1 and S2, then we will be getting that particular dark fringe और second dark fringe। ठीक, चलो तो एक काम कर लेते हैं, चूंकि हमारे पूरे फॉर्मेशन बेस जो जिस बेस पे टिका हुआ है वो पाथ डिफरेंस वाला है, तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस ही फाइंड करेंगे। सो first task while finding the condition for formation of bright and dark fringe is to find the path difference। ठीक है, पाथ डिफरेंस। कहाँ पे पाथ डिफरेंस देखना है हमें? तो मान लेते हैं कि यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है P, जहां पर हमें पाथ डिफरेंस चेक करना है। तो इस P पॉइंट पर जो वेव्स आएंगी ना S1 और S2 से, उनके बीच का पाथ डिफरेंस हम चेक करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा स्कीमेटिक यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज, यहाँ पर मैं स्लिट S1 एंड S2 ड्रॉ कर रहा हूँ like this। So these are two slits S1 S2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल d। डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल d। यहाँ आगे हमने एक स्क्रीन रखी है, दिस इज द स्क्रीन। अगेन दिस इज माई सेंट्रल एक्सिस लाइक दिस। सेंट्रल एक्सिस में हमेशा कौन सी फ्रिंज बनती है? सेंट्रल ब्राइट, बिकॉज ऑफ नो पाथ डिफरेंस फॉर लाइट वेव्स कमिंग आउट ऑफ स्लिट S1 एंड S2। ठीक, अब चलो इस डायग्राम को थोड़ा सा नेमिंग वगैरह कर लेते हैं। ये जो स्लिट है आप देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्लिट में S1 और S2 के डिस्टेंस को हमने D से दिया। ये जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है उसको मैं ठीक से थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। ये जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है उस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं एट द स्लिट। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट O, दिस इज माई पॉइंट O। चलेगा, और O के जस्ट अपोजिट पॉइंट एट द स्क्रीन, उसे मैं नाम दे रहा हूं O डैश। दिस पॉइंट इज O डैश। वैसे ही हम क्या करेंगे, S1 और S2 से भी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपॉन द स्क्रीन। जैसे O से O डैश तक का डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस के फॉर्म में दिखाया था, वैसे ही S1 से लेकर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम कहाँ पर? हमारे इस स्क्रीन पर। लाइक दिस। ठीक है, तो S1 से जो परपेंडिकुलर हमने डाला है उसको मैं नाम दे रहा हूँ S1 डैश, और S2 से जो डाला है वो है S2 डैश। यहाँ हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं फ्रॉम O डैश विच इज से P। सो P इज द पॉइंट वेयर द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 विल हैव सम पाथ डिफरेंस डेल्टा L, और यही डेल्टा L डिटरमाइन करेगा, अगेन आई एम सेइंग, वेदर द ब्राइट फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड और डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड, और वो भी कौन से नंबर की होगी। चलो बाद में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, एक एक लाइट वेव भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रॉम S1 to P आई एम ड्रॉइंग वन लाइट वेव,
जिसका पाथ हमने इस तरीके से दिखाया है, और S2 से P भी एक लाइट वेव हम ऐसी दिखा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर नोटिस करने वाली और एक चीज़ है बढ़िया सी, क्या है, ये जो आप दो लाइट वेव देख रहे हो ना, आपको लगेगा कि इनके बीच का जो एंगल है वो एक्चुअली बड़ा है, ऐसे लगेगा, बट इन रियलिटी क्या होता है, ये जो S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के बीच में और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना दिखाया था हमने, कैपिटल डी दिखाया था, तो ये कैपिटल डी मीटर में है, और S1 S2 किस में है, वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज 0.05 mm वगैरह, इतनी छोटी है। तो एक्चुअली इन रियलिटी S1 एंड S2 दे आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, और इतने नियर वाले सोर्सेस से अगर बहुत दूर कोई पॉइंट है, वहां पर जब वेव जाती है ना, तो दोनों ही सोर्स से जो वेव जा रही होंगी, दे ऑलमोस्ट लुक लाइक पैरेलल, ऑलमोस्ट लुक लाइक पैरेलल। तो ये कुछ इस तरीके से, बहुत ज़रूरी है इसे समझना, इसलिए आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए सोर्स S1 है, फिर ये दूसरा एक सोर्स है S2, और कहीं बहुत दूर यहाँ से दो लाइट वेव ऐसी जा रही है। सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट लाइट वेव, ठीक, और ये दूसरी एक लाइट वेव, चलेगा, ऐसे कहीं तो जा रही है। इनिशियली आप देखोगे तो दिस बोथ लाइट वेव विल लुक लाइक पैरेलल टू मी। दूसरी एक और चीज, अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे रहा हूं, तो फिलहाल आप बोलोगे कि S1P और S2P जो है, ठीक है, यहाँ पर हमें जो लेंथ है फिजिकली थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। मतलब अगर S1 1 मीटर है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो S2 होगा वो 1.0005 मीटर होगा, क्योंकि S1 और S2 का डिस्टेंस कम है। और इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे भी मान सकते हो कि S1P और S2P अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन पर्सपेक्टिव दे हैव इक्वल लेंथ विच इज इक्वल टू कैपिटल डी। बट अगर फिजिकल टेक्निकल वे में, या आप कह लीजिए मैथमेटिकल वे में देखा जाए तो S1P का डिस्टेंस और S2P का डिफरेंस ऑब्वियसली डिफरेंट है। अगर S1P 1 मीटर है तो मैंने कहा S2P इज 1.00005 समथिंग मीटर। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट यू विल बी डूइंग, 1.0005 से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा जो डेल्टा एल है वो कितना निकल कर आया है, 0.0005 मीटर को जैसा निकल कर आया होगा। अब एक और चीज होती है, अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ये दो लाइट वेव्स है और उनके बीच का जो एंगल है एट पॉइंट P ये है थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है, उस केस में मैं S1 से अगर S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस तरीके से एट पॉइंट से M, ठीक, तो यहां बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री यू कैन सी S1P ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल होगा P और M के बीच का। तो आफ्टर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 अपॉन S2P एट पॉइंट M, आई कैन से S1P इज एग्जैक्टली इक्वल टू PM या MP। सो S1P इज एग्जैक्टली इक्वल टू MP आफ्टर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर। एंड S2M जो होगा वो क्या बताएगा, पाथ डिफरेंस बताएगा, किसके बीच में, S1P और S2P के बीच का पाथ डिफरेंस, ये डेल्टा एल होगा। ठीक, दूसरी और चीज क्या मैंने बोली थी, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है और S1 S2 क्या है, काफी नियर बाय पॉइंट्स है, तो ऐसे केस में जो लाइट वेव्स ट्रैवल करेंगी इन दोनों से, दे विल बी नियरली पैरेलल टू ईच अदर। तो इस सब को हम मिटा देते हैं और फिर लौट कर हमारे एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। So now here, so what we have done is we have considered a point P which is situated at some distance from the center of screen, that is O. इस distance को मैं y लिख लेता हूँ। So let's say this distance is denoted by y here. This is y, चलेगा ना। अब ये जो P पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई भी फ्रिंज बन सकती है, फिलहाल ब्राइट या डार्क कुछ भी। हमारा जो टास्क है वो बस पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये तो थी भैया हमारी ज्योमेट्री। अब इस ज्योमेट्री के हिसाब से मैं एंगल्स भी मार्क कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज 90 डिग्री बिकॉज दिस वाज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम S1। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। और यहाँ हम क्या कर लेते हैं, वी विल बी टेकिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1। देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर S1 से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, कहाँ पर, S2P पर। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके बाद दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी सेम।
तो चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो आई एम ड्रॉइंग वन परपेंडिकुलर लाइक दिस एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और ये जो पॉइंट है M, और डिस्टेंस बिटवीन S टू M विल गिव मी द डेल्टा L। अच्छा बताओ, डेल्टा L अगर लैम्बडा हुआ तो क्या हो जाएगा? डेल्टा L अगर लैम्बडा है तो जो वेव्स S1 से P की तरफ और S2 से P की तरफ पहुंच रही है वो इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा, जिसके कारण हमें ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। और वो कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज होगी? तो चूंकि लैम्बडा पाथ डिफरेंस है, इसके पहले का पाथ डिफरेंस हो सकता था 0, वो तो बी नॉट मतलब ओ डैश पर ही हुआ है, और इसके बाद का पाथ डिफरेंस है अगर लैम्बडा, तो ये होगी हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा है तो वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज होगी। वैसे ही डार्क फ्रिंज के लिए भी हम कंडीशंस देख लेंगे। एनीवे, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो कि ये जो हमारे सेंट्रल एक्सिस है, दिस सेंट्रल एक्सिस, दिस इज मेकिंग सम एंगल विथ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर जो भी फ्रिंज होगी उसने सेंट्रल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाया है इसे मैं थीटा लिख रहा हूं। तो इस तरीके से, ठीक। तो दिस थीटा इज एक्चुअली द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू माय सेंट्रल एक्सिस। ये क्या हो गया? एंगुलर सेपरेशन, एंड आई एम राइटिंग दिस एज थीटा। तो चलो मार्क कर लेते भैया, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। थीटा विल गिव मी द एंगुलर सेपरेशन। अब फिर से हमें इस ज्योमेट्री पर लौट के आना है। नाउ ये जो थीटा है, दिस थीटा विच शोज एंगुलर सेपरेशन ऑफ गिवन फ्रिंज एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एक्सिस, ये थीटा और ये जो थीटा होगा, थीटा बिटवीन व्हाट? प्लेन ऑफ स्लिट एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन द path S to M, this theta and this theta will be same because of geometry. So again this is a theta which would be like this, ठीक। और इस पर्टिकुलर थीटा के आगे की ये जो साइड है S to M, this will give you my path difference, this will give me a path difference, ठीक है। तो उसको यहाँ पर मैं डेल्टा L लिख लेता हूँ फिलहाल। So this is डेल्टा L। अब ये जो पार्ट है ना, वाई दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, इसको भी हम डिटेल में समझ सकते हैं, बट उसमें क्या है, वक्त जाएगा। जब डिफ्रैक्शन आएगा ना, तो डिफ्रैक्शन में हम फिर से इस बात को और डिटेल में देख लेंगे, और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि वाई दिस थीटा इज इक्वल टू एंगुलर सेपरेशन। यहाँ बस इतना समझ लो, ये पी पॉइंट जो है वो बहुत दूर है ना, तो रे और लाइट वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम S1 एंड S2 दे आर ऑलमोस्ट parallel to each other, and then angular separation theta and angle made by this perpendicular segment with the slit plane is nothing but also theta, ठीक। चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ, और फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो लेट P be the point, P be the point at distance y from center of screen, center of screen जो क्या है O डैश, ठीक है। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 and S2 on screen at S1 dash and S2 dash, so that triangle S1 dash P and triangle S2 dash P can be formed, ठीक। Then draw a perpendicular, this is most important part, याद रखिए। Then draw a perpendicular, कहाँ से भैया? From S1 on S2 P at M। जैसे ही M पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, व्हाट डू वी गेट? देन एंगल, ये देखो एंगल S2 S1 M इज थीटा, देन एंगल S2 S1 M विल बी कॉल्ड एज थीटा, और आगे हमें इसका काम पड़ेगा। दिस थीटा इज नथिंग बट
एंगुलर सेपरेशन बहुत बाद में काम है, लेकिन फिलहाल हम लिख लेते हैं। ऑफ किसका एंगुलर सेपरेशन? पॉइंट पी का फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। ऑल्सो S2m will be equal to path difference, will be equal to path difference between S1p and S2p, ठीक है। ये बाद में आने वाली चीजें हैं जो हमें काम में आएगी, फिलहाल अब ज्योमेट्री पर फोकस करते हैं। सो इन ट्रायंगल S1 S1 डैश P, देखो कौन सा ट्रायंगल? S1 S1 डैश एंड P। इस ट्रायंगल में वी कैन सी एंगल एट S1 इज 90 डिग्री, सो वी कैन यूज अ पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट? S1P विच इज हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ S1 S1 डैश का स्क्वायर प्लस S1 डैश एंड P का स्क्वायर। सो आई कैन राइट यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। आई कैन राइट S1P का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू S1 S1 डैश का स्क्वायर प्लस S1 डैश इंटू P का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये देखो, ये जो S1 S1 डैश है, S1 S1 डैश, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, दैट इज कैपिटल डी। और सेकंडली इफ यू सी S1 से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दैट कैन बी फाउंड बाय, ये हमारे पास जो y डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, O डैश से लेकर के P तक, इतने डिस्टेंस में से अगर मैं S1 डैश और O का डिस्टेंस माइनस कर लूँ तो ऑब्वियसली आई विल गेट दिस रिमेनिंग डिस्टेंस, बराबर है। सवाल ये है कि S1 डैश और O का डिस्टेंस कितना है, तो वो बिल्कुल S1 और O के डिस्टेंस जितना होगा। अब O हम जानते हैं इट इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन S1 एंड S2। अगर S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है तो ऑब्वियसली S1 और O के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल d बाई 2। तो वही डिस्टेंस यहाँ पर S1 डैश और O डैश के बीच में मिलेगा, स्मॉल d बाई 2। तो टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन P S1 y में से हम इसको d बाई 2 को माइनस कर सकते हैं, तो चलो कर लेते हैं। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज S1P का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू स्मॉल d स्क्वायर प्लस आई कैन राइट y माइनस हाउ मच, d बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। सो S1P का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस y इंटू डी। करके देखो आप, इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ट्रायंगल S1 डैश P के लिए हमने फाइंड किया है, वैसे ही इन ट्रायंगल S2 डैश और P के लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो इस ट्रायंगल में S2 डैश P, इस ट्रायंगल में S2P का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू S2 डैश का स्क्वायर प्लस S2 डैश एंड P का स्क्वायर। तो S2P का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू S2 डैश का स्क्वायर प्लस S2 डैश इंटू P का स्क्वायर। अब हमें ये तो पता है कि S2 डैश इज इक्वल टू D होगा, सो D का स्क्वायर प्लस नाउ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड S2 डैश कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस हमें पता है O डैश से लेकर P तक का कितना है, y है। तो ऑब्वियसली O डैश से S2 तक का जो डिस्टेंस है वो अगर मैं y में ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P टू S2 डैश मिल जाएगा। और ये जो है y में डिस्टेंस जो ऐड करना है वो कितना होगा, तो दैट वुड बी अगेन स्मॉल d बाय 2। तो उसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो व्हाट आई कैन डू हियर इज y प्लस स्मॉल d बाय 2 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट डू आई गेट इज d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस ओनली yd, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया S2P का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए।
1 में S1P है, 2 में S2P है। अगर S2P में से S1P माइनस हो जाएगा, S2P में से S1P माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे? ये मेरा पाथ डिफरेंस मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। और पाथ डिफरेंस ही फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, so I get S2P's होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी, राइट? यस, प्लस वाई डी माइनस अगेन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ वाई डी। चलो सॉल्व करो। अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस हिसाब से ये आ जाएगा S2P माइनस S1P एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में S2P प्लस S1P। दिस वुड बी इक्वल टू, चलो इनको सॉल्व कर लो, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी। देखो क्या क्या कैंसिल होता है, डी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाय 4 डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, बचता क्या है? वाई डी प्लस वाई डी, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ वाई डी। सो आई कैन सिंपली राइट हियर दिस वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y small d, and here if I write path difference that is S2P minus S1P, और इनके नीचे में लेकर आ रहा हूँ S2P plus S1P, ठीक है। नाउ S2P माइनस S1P को मैं डेल्टा एल लिख सकता हूँ विच इज एक्चुअली द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स। सो दिस इज डेल्टा एल, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई डी डिवाइडेड बाय, नाउ सी केयरफुली, S2P और S1P को हमें कैसे देखना है? देखो यहाँ पे जो S1 सोर्स है और ये जो P पॉइंट है, इनके बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो दिस इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ओके, इन सम मीटर्स। वैसे ही S2 से जो P पॉइंट है वो भी बहुत दूर है, तो ये भी डिस्टेंस लार्ज है। नाउ अगर मैं S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस की बात करूं दैट इज स्मॉल डी, अगेन दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। जब ये स्मॉल डी बहुत छोटी वैल्यू है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये थीटा है, ये थीटा भी बहुत छोटा होगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे केस में क्या होता है, S1P और S2P के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले नहीं समझाया था क्या कि S1P अगर 1 मीटर है तो S2P हो जाएगा 1.0000 समथिंग 5 मीटर। सो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं ना मेरे को, इस तरीके से। दूसरी चीज, अगर ये P पॉइंट O डैश के पास है तो हम बोल सकते हैं कि थीटा भी जो है बहुत छोटा रहेगा। सो इफ P पॉइंट इज नियर टू O डैश, देन डिस्टेंस बिटवीन S1P और S2P जो कि एक दूसरे के सेम ही है, उसमें भी वो डिस्टेंस इक्वल होगा कैपिटल D जितना। क्यों? क्योंकि ये O डैश से जो P पॉइंट है ये बहुत पास में है, ऐसा अपन मान रहे हैं। तो इस अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए इफ आई राइट हियर समवेयर लाइक दिस, इफ P is near to O dash, ठीक है, then I can write theta is small, therefore S1P would be equal to S2P and that distance will be approximately equal to capital D. And if that is so, then what we can do here, S2P को भी मैं कैपिटल डी लिखता हूँ, S1P को भी मैं कैपिटल डी लिखता हूँ। इन दोनों का अगर सम कर ले हम, सो दैट वुड बी नियरली 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं D प्लस D, एंड व्हाट वी गेट इज डेल्टा L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y स्मॉल d डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D। ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही ये कैंसिल हो गए, वी गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर path difference between the light rays which are reaching
at point P, or path difference between the light waves which are reaching at point P situated at distance y from the center of the स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो है दिस इज माय मदर इक्वेशन, इस पर बहुत सारे सीईटी के क्वेश्चंस जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा हमेशा आपको इस चीज़ याद रखनी है कि डेल्टा एल के इक्वेशन में जो ऊपर y आता है उसके साथ अटैच्ड है स्मॉल d डिस्टेंस और उसके नीचे अटैच्ड है कैपिटल D डिस्टेंस। ठीक है, इसको याद रखना है, आपको आगे काम में आएगा। चलो अब हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, मतलब अगर nth नंबर की ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है कहाँ पे, एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, या सेंटर की जो ब्राइट फ्रिंज है वहां से, तो वो डिस्टेंस कितना होगा। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस, आई एम राइटिंग हियर, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज at P from center of screen, चलो तो अगर मैं उस डिस्टेंस को लिखता हूं YNB, मतलब nth नंबर के ब्राइट फ्रिंज अगर P पॉइंट पे फॉर्म हो रही है तो उसका डिस्टेंस है YNB। कैसे फाइंड करेंगे, सो वी नो एट ब्राइट फ्रिंज जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसे होगा, n लैम्बडा के फॉर्म में होगा। एंड वी ऑलरेडी हैव जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एल है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, वेयर स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। देयरफॉर आई कैन डायरेक्टली राइट y स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D वुड बी इक्वल टू n लैम्बडा। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल y है उसके जगह में NB लिख लेता हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट nth नंबर के ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस एंड n इज द नंबर ऑफ दैट फ्रिंज, ओके, जो P पॉइंट पे फॉर्म होगी। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकल कर लेकर आए हैं दैट nth नंबर के ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक, यहाँ आगे हमें पता चलेगा लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d जो होता है ना, ये एक्चुअली होती है विड्थ ऑफ द फ्रिंज। ठीक, तो बाद में जब मैं इस फॉर्मूले पर लौट कर आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि YNB इज नथिंग बट n टाइम्स द फ्रिंज विड्थ। फिलहाल जैसा है वैसा लिखकर छोड़ देते हैं। तो हो गया ये nth नंबर के ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए इसके नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज होगी, मतलब नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, जैसे देखो ये अगर nth की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d वुड बी द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अगर मैं पूछूं 6 नंबर का जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको 5 के बजाय 6 लिखना पड़ेगा, तो दैट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो n के फॉर्म में अगर मैं नेक्स्ट फ्रिंज लिख रहा हूं, सो दैट वुड बी yn+1 नंबर की ब्राइट जो फ्रिंज है, ठीक है, उसका डिस्टेंस होगा n+1 इंटू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। ठीक, फिलहाल हमारे लिए तो यही काम का फॉर्मूला है, इसका यूज हम आगे करेंगे एनीवे। सो ये हो गया ब्राइट फ्रिंज। अब डार्क फ्रिंज की बात करते हैं। फॉर nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस YND, nth नंबर के डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल बी इक्वल टू, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, वी नो जहां पे डार्क फ्रिंज बनती है डेल्टा एल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ n -1 लैम्बडा बाय 2, और n की जो वैल्यू होती है ना इस फॉर्मूले में, हमेशा वो कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसी, 0 से नहीं होती। हालांकि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एनीवे। सो हमें ये भी पता है कि डेल्टा एल की जो वैल्यू हमने निकाल ली थी एक्सप्रेशन में, दैट वाज y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट y nth नंबर की
dark fringe. So that would be equal to again twice of n minus 1 multiplied by lambda by 2. तो चलो y n d would be equal to twice of n minus 1 lambda capital D upon 2 times of स्मॉल d. जैसे मैंने बोला आगे यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको पता चलेगा कि लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स फ्रिंज विड्थ, सो वी कैन डायरेक्टली राइट वाई एन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1 फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय 2. उसको करेंगे आगे, फिलहाल जैसा है वैसा लिखकर छोड़ देते हैं. ठीक, चलो अब नेक्स्ट नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं मैं ऐसे. ठीक, now I am writing here next dark fringe. तो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज अगर मैं लिख रहा हूँ y n प्लस 1 नंबर की डार्क फ्रिंज, तो दैट वुड बी इक्वल टू, देखो ध्यान से इस फॉर्मूले में ऐसे होगा 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 अगेन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, जैसा का वैसा. इफ यू सॉल्व दिस फर्दर व्हाट डू वी गेट, ट्वाइस ऑफ एन प्लस 2 minus 1, rest of the things are same, lambda capital D upon 2 times of small d. So here it would be twice of n plus 1 into lambda capital D upon 2 times of small d. That would be distance of n plus 1 नंबर के डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस. अगर चाहो तो इस फॉर्मूले को भी आप लिख कर रख लो, काम में आ सकता है. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है. तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में देखिए हमने स्टार्टिंग में बात करी थी. फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज विल गिव यू द फ्रिंज विड्थ. अब हमारे लिए डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ फाइंड करो या ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ फाइंड करो, कोई भी अगर आप फाइंड करते हो तो सेम ही वैल्यू देगा. अब फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज. अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट करूंगा तो मुझे डिस्टेंस ऑफ विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज मिल जाएगा और वही हमारी विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज भी होगी. सो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रिंज विड्थ. तो से W, that is fringe width is W, and we are calculating fringe width for the dark fringe, and that would be equal to distance of n plus 1 bright fringe from center minus distance of nth bright fringe from center. तो मान लो n प्लस 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. बाय टेकिंग कॉमन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अगर कॉमन आ गया तो वी गेट n प्लस 1 माइनस n. नाउ n कैंसिल हो गया तो क्या बचा है हमारे पास, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. दिस इज द विड्थ ऑफ dark fringe, this is the width of dark fringe, and this is same with respect to width of bright fringe as well. तो width of bright fringe रहे या width of dark fringe रहे, दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, width of bright fringe is nothing but width of dark fringe and this is the required formula. ठीक, अब कभी कभी क्या कर लेते हैं ये लोग, आपको जनरली क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं, क्या होगा अगर इस पर्टिकुलर सेटअप को मैं किसी वैक्यूम या एयर से हटा के मीडियम में डाल देता हूँ, सच एज एनी लिक्विड हैविंग सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो मान लीजिए इस पूरे सेटअप को वाटर में या केरोसिन में या किसी भी लिक्विड में डाल देंगे जिसका सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हमारी जो फ्रिंज विड्थ होती है उनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा या उसमें क्या चेंजेस आएंगे. तो अगर ऐसे हुआ कि इफ, देखिए ध्यान से ये एक अलग कंडीशन है, इफ Young's setup is immersed in a medium with some refractive index, say
से म्यू, देन जो फ्रिंज विड्थ है W वो क्या हो जाएगी, देन W वुड बी इक्वल टू, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, बस यहाँ पर म्यू से उसको स्मॉल d को मल्टीप्लाई करो, मतलब 1/μ टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ द फ्रिंज इन एयर और वैक्यूम। तो इसको मैं W अगर m कह रहा हूँ, विड्थ ऑफ फ्रिंज इन द मीडियम, सो विड्थ ऑफ फ्रिंज इन द गिवन मीडियम वुड बी 1/μ टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फ्रिंज इन द वैक्यूम और एयर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखो एक और चीज आपको नोटिस करनी है, जब हमने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट की थी, चाहे ब्राइट के लिए हो चाहे डार्क के लिए हो, ये फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। नाउ इफ यू विजिट द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ nth नंबर का डार्क और nth नंबर का ब्राइट फ्रिंज, व्हेन वी से nth नंबर का ब्राइट फ्रिंज, ओके, तो उसका जो डिस्टेंस आया था वो n टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आया था। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं भैया, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। ठीक है, जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में वैसे ही आ गया। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा, सो दैट वुड बी YND वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 W/2, क्योंकि लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज माई W। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके बाद देखो, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यंग्स के सेटअप पे जाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपसे किसी ने पूछा कि B0 और लेट से 15th नंबर का ब्राइट फ्रिंज है, 15th नंबर का ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ वो क्या है। ठीक, कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट नंबर की ब्राइट फ्रिंज और 13th नंबर की डार्क फ्रिंज, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। अब ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो देख लो, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तीन कैटेगरी में इसको स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस ओनली, then distance between dark fringes only, and then we have to find distance between bright and dark और dark and bright, इस तरीके से। नाउ अगर मैं कहूँ कि मुझे 12th नंबर के ब्राइट फ्रिंज और 3rd नंबर के ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले देखा था, जो डिस्टेंस ऑफ nth नंबर का ब्राइट फ्रिंज होता है वो n टाइम्स ऑफ W होता है, बराबर है। तो इसी हिसाब से 12th नंबर के ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा 12W और 3rd नंबर के ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा 3W। आपको 12W में से 3W माइनस कर देना है, वी विल गेट 9W। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए D9 और D3, इन दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट अगर करना है तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाने का, 9 टाइम्स ऑफ W माइनस 3 टाइम्स ऑफ W। अब आप बोलोगे सर डार्क फ्रिंज के समय तो वो ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 वाला फॉर्मूला है, नहीं। यहाँ पर एक चीज याद रखो, अगर सेम टाइप के फ्रिंजेस है, ठीक है, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, तो एक काम कर लेने का, जिस नंबर की फ्रिंज है उस नंबर की फ्रिंज को आपको विड्थ के साथ कंसिडर करना है। सो 9th डार्क फ्रिंज इज 9 टाइम्स ऑफ W माइनस 3 डार्क फ्रिंज इज 3 टाइम्स ऑफ W। द आंसर इज 6W, दैट इज 6 टाइम द विड्थ ऑफ फ्रिंज वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फ्रिंजेस हियर। ठीक, चलो अब 3rd कैटेगरी में आते हैं, जहां पर एक फ्रिंज ब्राइट है एक फ्रिंज डार्क है। अगर हमें पूछा है B12 में से या फिर 12th नंबर के डार्क फ्रिंज और 3rd नंबर की डार्क फ्रिंज, इनके बीच का क्या डिस्टेंस है, तो क्या करने का, जो 12th नंबर की ब्राइट फ्रिंज है उसको मैं लिख रहा हूँ 12W। और अब चूंकि ब्राइट और डार्क ऐसे फ्रिंज में पूछा है, तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 W/2। इन फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हो तो देखो 12W में से मैं यहाँ पर D3 है तो n की वैल्यू 3 हो गई, 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5, दिस इज 5/2 टाइम्स ऑफ W। 12W में से अगर 5/2 W माइनस हो गया तो वी विल गेट 9.5 W, दैट इज 9.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ फ्रिंज वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन B12 एंड D3। वैसे ही B7 एंड B6 देखिए, B7 को हम लिख रहे हैं 7W और D6 के लिए हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 minus 1 is 11, so 11W/2. If you solve this, the answer would be 1.5 times of fringe width, that would be the distance between B7 and B6। ठीक है,
ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, इसको नोट डाउन करके लिख लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो इस पार्ट का अपने नोट्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस और फ्रिंज विड्थ दो अलग अलग चीज़ है। जैसे देखो, मान लीजिए ये कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, ठीक है, ब्राइट डार्क इस तरीके से। तो आपको अगर फ्रिंज कैलकुलेट करने के लिए पूछा है इस फ्रिंज और इस फ्रिंज के बिटवीन, तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, 1 2 3। हो सकता है 3 में से 2 ब्राइट हो, एक डार्क हो, या 2 डार्क हो, एक ब्राइट हो। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस पता करने हैं। फ्रिंज विड्थ नहीं पूछा है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है। तो ऐसे केस में क्या करने का, अब यहाँ पर भी 3 कैटेगरी, मान लो दोनों ही फ्रिंजेस ब्राइट दिए हैं, दोनों ही फ्रिंजेस डार्क दिए हैं, या फिर एक ब्राइट एक डार्क दिया है, और जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछे हैं वो एक्सक्लूडिंग ये दो फ्रिंजेस, मतलब जैसे 7th और 13th नंबर के ब्राइट फ्रिंज के बीच में फ्रिंजेस पूछे हैं, तो आपको 7th नंबर के फ्रिंज और जो 13th नंबर की फ्रिंज है इनको छोड़ देना है, और इनके बिटवीन, मतलब यहाँ 7 के बाद और 13 से पहले जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है उनकी हम बात करेंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला बड़ा इजी है। देखिए, अगर आपको सेम टाइप के फ्रिंजेस के बीच में नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछे, फॉर एग्जांपल हियर B7 एंड B13 के बीच में पूछे, तो आपको क्या करना है, दो अगर ब्राइट फ्रिंज के बीच के डार्क फ्रिंजेस पता करने हैं तो बहुत इजी है। आप कर लो m-n। व्हाट इज m, हायर नंबर, व्हाट इज n, लोअर नंबर। तो m-n करते बराबर आपको नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। देखो यहाँ पे किया है m-n इज इक्वल टू d। तो 13 वॉज m, 7 वॉज n, 13 माइनस 7 इज 6 नंबर के क्या हो गए, डार्क फ्रिंज। लेकिन अगर आपको ब्राइट फ्रिंज पता करना है तो m-n-1 लगाना पड़ेगा, देयर बाय यू विल बी गेटिंग टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन इट, एंड जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस हो गए दैट वुड बी द समेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज हियर, ठीक है। चलो अब देखो, हमें दो सेम टाइप के फ्रिंज दिए हैं और वो डार्क फ्रिंजेस है। तो अगर डार्क फ्रिंजेस है और हमें बीच के ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो बहुत इजी है, m-n कर लो, डायरेक्टली ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। लेकिन अगर डार्क फ्रिंजेस चाहिए तो जितने ब्राइट फ्रिंज होंगे उससे एक कम, सो m-n-1 करना है, एंड यू वुड बी गेटिंग द नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। सम ऑफ डार्क एंड ब्राइट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस हियर। आप क्या कर लेना है, आपको इस पूरे जो पर्टिकुलर शीट है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, या आप कहीं पर नोट कर सकते हो तो नोट करके रख लेना, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा व्हाइल सॉल्विंग द सीईटी का क्वेश्चन। थर्ड कैटेगरी हमें दिया है, मान लीजिए एक ब्राइट है और एक डार्क फ्रिंज है। अगर ऐसे रहा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे फाइंड करना है, इसके लिए तो जो फॉर्मूला है वो है m-n-1 वाला। जब B या D में उतने ही नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर दो सेम टाइप हम फाइंड करते थे, जैसे ब्राइट में ब्राइट फाइंड करते थे तो क्या करना पड़ता था, m-n-1, बस वही यहाँ पे भी करना है। ब्राइट और डार्क अल्टरनेटली दिए हैं, सो m-n-1 लिखना है, और फिर आपको नंबर ऑफ ब्राइट और उतने ही नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। दोनों का समेशन विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस हियर, ठीक है। अब इसके बाद ना हम क्या कर लेते हैं, दो सीईटी के क्वेश्चंस है, चाहो तो इसको कर लेंगे और फिर इस लेक्चर को स्टॉप कर देंगे, और जो सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज के वगैरह न्यूमेरिकल है चाहे तो देख सकते हैं या फिर बाद में उसको कवर कर सकते हैं। क्या दिया है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उन्होंने मेंशन करके दिया है, इसको मैं लिख रहा हूँ μw विच इज 1.33। आगे क्या बोला है, द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm। नाउ स्लिट सेपरेशन मतलब स्मॉल d विच इज 1 mm, 1 mm इज 1 × 10⁻³ मीटर। आगे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.33 मीटर। तो कैपिटल D इज हाउ मच, 1.33 मीटर। आगे, द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा दिया है 6300 angstrom. 1 angstrom is how much, 10⁻⁻10 meter. So this can be written as 6300 into 10⁻⁻10 meter. आगे क्या पूछा है, द फ्रिंज विड्थ इज। अब इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा, वी नो भैया जो फ्रिंज विड्थ होता है दैट इज लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। याद रखो डेल्टा एल वाले फॉर्मूले में y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D है, इसको यहाँ पे मिक्स नहीं करना। फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले में लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है। तो चलो फट से लगते हैं, W इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू 6300 इंटू 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल D इज 1.33 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल d इज हाउ मच, दिस इज 1 × 10⁻³ अब चूंकि ये जो पर्टिकुलर सेटअप है वो
वाटर में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो रिफ्रैक्ट विड्थ ऑफ फ्रिंज इन दैट मीडियम इज व्हाट, गिवन वैल्यूज, और उसको हमें स्मॉल डी को म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर उसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 1.33 वैसे ही कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10 टू द पावर +3, दैट वुड बी 6300 इंटू 10 टू द पावर -7। सो आई एम राइटिंग हियर 6300 इंटू 10 टू द पावर -7। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 6.3 इंटू 10, यस। इसको अगर मैं 6.3 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, विच इज माई ऑप्शन नंबर बी हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है भैया, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न second minimum is observed exactly in front of one slit. The distance between the two coherent sources is small d and the distance between source and the screen is capital D. The wavelength, that is lambda, of the light used is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि यंग्स का इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज स्मॉल डी, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंट्रल एक्सिस भैया। फिर उन्होंने बोला है कि स्क्रीन पर एक स्लिट के आगे, मान लीजिए मैं S1 के जस्ट आगे ले रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि सेकंड मिनिमम ऑब्जर्व हो रहा है। देखो मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज होता है और मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज होता है, तो यहाँ पे जो सेकंड मिनिमम है विच इज 2D, इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लिखते हैं y2 टाइम्स ऑफ y2 सफिक्स d वुड बी इक्वल टू, ये होना चाहिए कितना होगा, दैट इज d/2। सो दिस इज नथिंग बट d/2। आगे पूछा क्या है उन्होंने, ये जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी और स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर है कैपिटल डी, और पूछा है वेवलेंथ लैम्बडा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, y2d वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n -1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, ठीक है, इतना है। अब y2d इज d/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 - 1 इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। 2 कैंसिल हो गया। हमें क्या पूछा है, लैम्बडा कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो लैम्बडा वुड बी d² अपॉन 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। इसके अलावा जब हमने यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, तो मान लो ऐसे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सेंटर में हमेशा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इसको ही सेंट्रल मैक्सिमम, फिर यहाँ पर फर्स्ट डी, देन दिस इज फर्स्ट बी, दिस इज सेकंड डी, सेकंड बी, थर्ड बी, इस तरीके से फ्रिंजेस बनेंगे। वैसे ही फर्स्ट डी ऑन अदर साइड एज वेल, फर्स्ट बी, सेकंड डी, देन सेकंड बी, थर्ड डी अपॉन इसके नीचे आएगा थर्ड बी, और ऐसे चलता रहेगा। अब देखो अगर मैं इनके इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, तो लेट्स से दिस इज वर्टिकल एक्सिस एंड से दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं इंटेंसिटी प्लॉट करता हूँ, तो कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। से दिस इज फर्स्ट डार्क, दिस इज फर्स्ट ब्राइट, अगेन सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, उसी तरीके से अगेन हियर इट इज फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। इंटेंसिटी जो वेरिएशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, मान लो दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऐसी वेरी होगी, 0 एट डार्क, अगेन मैक्सिमम एट ब्राइट, अगेन 0 एट डार्क, अगेन मैक्सिमम एट ब्राइट, अगेन 0 एट डार्क एंड अगेन मैक्सिमम एट ब्राइट, ऐसे ये चलते रहेगा। इधर भी ऐसे होगा, 0 देन मैक्सिमम 0 देन मैक्सिमम 0 देन मैक्सिमम 0 देन इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक चीज़ है आपको याद रखनी है कि इंटेंसिटी जो है वो सभी पॉइंट पे सेम होती है। चलो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।